हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के इस सेशन में टेक्स्ट बुक मेगा लाइव मॉक टेस्ट नंबर 4 के मैथ्स सेक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। छोटे घनों और बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यानी अगर हम टीएसए का बात करें तो टीएसए क्या होता है, 6 इंटू में क्या, साइड का स्क्वायर। अब छोटे वाले घनों का साइड हमें पता है, बड़े वाले का फाइंड आउट करना होगा। अब बड़े वाले के साइड को अगर हम ए से डिनोट करें तो इसका क्यूब यानी इसका आयतन तीनों जो छोटे घन हैं इनके आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 6 का क्यूब। अगर आपको नहीं पता है तो आप 27 प्लस 64 प्लस 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 216। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा वो कितना है, 6। अब दोनों के टीएसए को कंपेयर करना है तो पहले वाले केस में क्या होगा, 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर। हालांकि इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप विजुअलाइज कर रहे होंगे तो 6 के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यानी अगर इधर हम देखें तो क्या होगा, 6 इंटू 6 का स्क्वायर। अब सारे 6 को कॉमन लेके हम कैंसिल आउट करें तो हमें क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को क्लब करेंगे तो यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस में क्या, 5 का स्क्वायर। इसी को कंपेयर करना है हमको 6 के स्क्वायर के साथ। इधर रिजल्ट कितना आएगा, 50, और यहाँ कितना आएगा, 36। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 25:18। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है, एक बड़ा बेलनाकार सिलेंडर बर्तन जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है, 3:2 है। इसे 20 पाइप क्षमता वाले बीकर की सहायता से खाली करना है। बीकर को बेलन में कितनी बार पूरी तरह से डुबोना होगा ताकि वह पूरी तरह से खाली हो जाए। यानी हमको क्या करना है, पहले तो हमको सिलेंडर का आयतन निकालना होगा जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आर का वैल्यू क्या है, 2 है। यानी अगर हम लिख लें कि पाई इंटू 2 के का स्क्वायर इंटू में हमको क्या करना होगा, 3 के। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा 20 पाई वाले बीकर से। यानी अगर एक बार में वो 20 पाई निकालता है तो इस पूरे वॉल्यूम को कितने बार में खाली करेगा, तो इसके लिए हमको डिवाइड करना होगा। यानी 20 पाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, 12 इंटू में क्या, के का क्यूब अपॉन में क्या, 20। 12 और 20 का सिंप्लीफाइड रिजल्ट आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 0.6 इंटू में क्या, के का क्यूब। अगर आप डेसिमल और जीरो इन सब को इग्नोर करें तो क्या लॉजिक दिख रहा है कि 6 से जब हम इसको ऑप्शन को डिवाइड करें तो के क्यू का फॉर्म मिलना चाहिए। 6 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 24 को डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 48 को 8 मिलेगा, और 72 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। अब 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यू नंबर है, यानी यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज आप क्या देख सकते हैं कि रेडियस का रियल वैल्यू कितना है, 40 है, जबकि इसका रेशियो में कितना वैल्यू है, 2 है। यानी एक यूनिट कितने के बराबर है, 20 के बराबर। यानी 20 के क्यू से 0.6 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है, 35:8 है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर 10 मिनट। वापस आने में नाव को कितना समय लगेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम का अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक्स माइनस में वाई, एंड डाउन स्ट्रीम डी का अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ रेशियो को जब आप एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 43 के स्पीड से आप उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, कैसे, डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में ये चीज कितना होगा, 27 होगा। स्पीड का रेशियो हमको मिल गया है और डिस्टेंस हमको बराबर कवर करना है। यानी टाइम का अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कि 27:43 लगना चाहिए। 27 का वैल्यू क्या है, 5 आवर्स 10 मिनट्स। हमको क्या चाहिए, 43 का वैल्यू। अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। यानी अगर हम 9 से इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर ले तो ये 3 बार में जाएगा। इसको अगर हम 45 मान ले तो ये 5 बार में जाएगा। 3 का वैल्यू 5 के बराबर है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 25/3।
25/3 कितना होगा 8.33, यानी 8 आवर से ज़्यादा वाला रिजल्ट हमारा होगा। आपको अगर और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप क्या 43 को 9 चौका 36 बचा 7, यानी 4.8 से तो बड़ा रिजल्ट आएगा लेकिन 5 से छोटा आएगा। हमने 25/3 लिया है, यानी इससे छोटा रिजल्ट आना चाहिए, इसीलिए मैंने 8 आवर्स 13 मिनट वाले को मार्क किया है। बाकी आप चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 384 है और उनका HCF कितना है 48 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। अब आपको मालूम है नंबर किस फॉर्म में होगा, 48A एंड 48B होगा, जहां A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको 384, यानी 48 अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर हमको क्या बचेगा A+B, बराबर में क्या होगा 384। ए इससे 8 बार में चला जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, 8 अठैया कितना होता है 64 होता है। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि A माइनस बी कितना होगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जब जोड़े हैं आप तो 48 कॉमन लेके A+B हुआ है, तो घटाएंगे तो भी तो 48 कॉमन आएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा 48 का मल्टीपल होगा। 192 4 बार में जाता है, 288 का अगर बात आप करें तो 6 बार में जाता है, एंड 336 का अगर बात करें तो ये 7 बार में जाता है। ठीक है, 100 तो कटता नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अब अगर हम A माइनस बी को 4 ले ले तो यहाँ से A का रिजल्ट कितना आएगा 6 और B का कितना आएगा 2। अब आप मुझे एक बात बताइए, 6 और 2 से कॉमन निकलेगा या नहीं, यानी ये जो 48 निकला है कॉमन, यहाँ भी क्या होगा 2 और कॉमन निकल जाएगा, यानी 96 इस केस में हो जाएगा, जबकि HCF हमारा क्या है 48 है, तो इस केस को तो हम डिनाई करेंगे। अगले वाले का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको वाइप आउट करता हूँ। यहाँ अगर हम 6 लेंगे तो क्या होगा, A बराबर हमारा 7 आ जाएगा और B बराबर क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर अगर डी को आप लेते हैं तो यहाँ क्या होगा 7, जोड़ेंगे तो 15/2 होगा, यानी A का वैल्यू 15/2 आएगा, एंड घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/2 मिलेगा, यानी B का वैल्यू क्या आएगा 1/2, A का वैल्यू कितना आएगा 15/2। बट इस केस में क्या होगा कि 1/2 आप कॉमन और ले सकते हैं 48 के अलावा, यानी इसको भी आपको इग्नोर करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जहां A बराबर 7 और B बराबर 1 हो, ऐसा कहाँ पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी में। आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको क्या देखना था कि A+B हमारा अगर 8 है, सॉरी A+B अगर हमारा 8 है तो A माइनस बी का ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो क्या हो हमको को प्राइम दे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक चतुर्भुज ABCD के दो आसन कोण A और B के विभाजक एक बिंदु P पर मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम इसको फिगर से समझने का अगर प्रयास करें तो मान लीजिए ये हमारा कोई फिगर है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्वेश्चन में कहीं आपको रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, जैसे आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, या ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर स्क्वायर इसको मान लिया तो ये क्या होगा 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब इनके बाइसेक्टर को अगर हम यहाँ कहीं पी पे मिला दें तो आपको पता है यहाँ क्या होगा 45 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 45 होगा। यानी अगर हम एंगल APB का बात करें जो ऑप्शन में दिया गया है तो ये वाला कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। एंड C और D के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 90 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो C और D भी कितना होगा 180 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन A क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है तो उस रिस्ट्रिक्शन का क्या करेंगे, हम फायदा उठा लेंगे। बस हमको ध्यान क्या रखना होगा कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम वायोलेट ना कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात क्या है 3:1 है। यदि उनकी ऊंचाई क्या है समान है तो उनके आयतन का अनुपात। अब बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, एंड शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। यहाँ r कितना है हमारा 3 है, h तो दोनों जगह बराबर है तो हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी यहाँ क्या होगा 9π को कंपेयर हम करेंगे 1/3 पाई इंटू में क्या 1, यानी इस 3 से इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमको रेशियो क्या मिलेगा
27:1 और यही क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको अगर रेडियस में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ आर डैश इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक का रेडियस 3 है और दूसरे वाले का क्या है 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि रेशमा की उम्र 40 साल है और मोनिशा की उम्र 60 साल है। कितने साल पहले इनकी उम्र का अनुपात क्या है 3:5 था। अब मान लीजिए कुछ साल पहले का जो बात हो रहा है वो क्या है 3:5 है, लेकिन अभी का अगर हम बात करें तो इनका रेशियो क्या है 20 से जब आप काटेंगे तो 2:3 होगा। यानी अभी का अगर हम बात करें तो 2:3। अब आप देख रहे होंगे कि इनके एज में जो डिफरेंस है यहाँ तो 1 यूनिट है, जबकि यहाँ कितना है 2 यूनिट है। तो एज का गैप जो है इसको तो बराबर करना होगा। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आपके और मेरे एज में अगर आज 5 साल का गैप है तो आज से 10 साल बाद वो गैप चेंज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं बराबर करते हैं। यानी यहाँ अगर हम नए रेशियो का बात करें तो क्या होगा 3:5 से 4 क्या हो गया है 6 हो गया है। अब अगर 4 डिनोट कर रहा है कितने को 40 को, तो 3 कितने को करेगा 30 को। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है 1 है। अब 4 डिनोट किया 40 तो 3 डिनोट करेगा 30 को, यानी कितने साल पहले का बात हो रहा है तो 10 साल। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि सड़क के बीच से दोनों ओर स्थित दो इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 है। तो मान लीजिए ये हमारा रोड है और यहाँ ये क्या है दो इमारत है। ठीक है, आप किसी को बड़ा किसी को छोटा मान सकते। अब बीचों बीच से बोला गया है तो मान लीजिए ये अगर हमारा सेंटर पॉइंट हुआ तो इससे जब आप मिलाएंगे तो इसका हाइट छोटा है, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। इसको जब हम बीच वाले सेंटर से मिलाएंगे तो ये क्या है इसका लेंथ बड़ा है, यानी इसके सामने का एंगल भी बड़ा होना चाहिए, यानी ये 60 होगा। बीचों बीच में है तो अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये भी कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब गोल्डन रेशियो अगर आपको पता है तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यानी इसके सामने अगर 1 है तो ये भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये 60 है तो ये कितना होगा 30। अब 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना होगा √3। आगे क्या बोला है कि यदि एक इमारत की दूसरी से 80 मीटर ऊंची है तो इमारत के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। अब आपको पता है कि √3 माइनस में जब आप 1 करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0.732, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 80 के बराबर। हमको किसका बताना है 2 का। अब यहाँ आप अप्रॉक्स में देखेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ क्या होगा ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी अप्रॉक्स में आंसर हमारा क्या आएगा 200 से ज़्यादा। आपको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा तो अगर आप 11 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर 110 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 803 के आसपास जाएगा। यहाँ भी अगर आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 220 के आसपास। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए 200 से ज़्यादा और 220 से कम। इसके बीच में एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करें तो n बराबर क्या दिया है 24 का क्यूब 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब प्लस में 27 का क्यूब। तो n को 102 से विभाजित करने पर हमको रिमाइंडर बताना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस 24 को और 27 को जब आप क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा 51। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि a का पावर 3 हो और b का पावर 3 हो तो इसका एक फैक्टर क्या होता है a प्लस b होता है। तो इन दोनों का अगर हम बात करें तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि 51 से ये कटेगा। 25 और 26 के केस में भी सेम चीज होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि अगर ये नंबर इवन है तो इसका क्यूब जब आप करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा इवन मिलेगा। ऑड का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। फिर अगला नंबर हमारा इवन है, इसका क्यूब क्या होगा इवन होगा। एंड उससे अगला नंबर ऑड है तो इसका क्यूब क्या होगा ऑड होगा। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो आप फाइनली क्या बोलेंगे कि जो नंबर होगा वो इवन होगा। यानी इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब 51 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 102 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 0। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप इंडिविजुअली करके देख सकते हैं। 24 का क्यूब और 27 का क्यूब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि 24 प्लस 27 लिखेंगे। इंटू में क्या लिखना होगा 24 का स्क्वायर माइनस में क्या 24 इंटू में क्या 27 प्लस में क्या 27 का स्क्वायर। एंड दूसरे वाले सेट का भी ऐसा ही फैक्टर होगा
उसका अगर हम बात करें तो आप क्या लिखेंगे कि 25 प्लस में क्या 26 इंटू में क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस में 25 इंटू में 26 प्लस में क्या 26 का स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से भी देखेंगे तो अगर इन दोनों सेट से मैं 51 को कॉमन ले लूँ तो अंदर में ये दोनों सेट बच रहे होंगे एडिशन के फॉर्म में। इसका रिजल्ट क्या आएगा इवन, इसका क्या आएगा इवन, यानी इवन में से इवन आप घटाएंगे तो इवन मिलेगा। प्लस में ये क्या देगा ऑड देगा, यानी फाइनल यहाँ क्या आएगा ऑड। इसका अगर हम बात करें तो ऑड है, इसका अगर आप बात करेंगे तो इवन होगा और ये भी क्या होगा इवन होगा, यानी यहाँ से भी हमको क्या रिजल्ट मिलेगा ऑड। अब ऑड प्लस ऑड अंदर में क्या बनाएगा इवन बनाएगा। इसी चीज को मैं वहाँ डायरेक्ट ऐसे समझा रहा था। तो जब अंदर में इवन बनेगा तो ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, यानी 2 बाहर में क्या कॉमन आ सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 102 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है। उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक मिलते हैं। अब 25 और 40 के डिफरेंस का अगर बात करें तो कितना है 15%। अब यहाँ क्या हो रहा था कि ये 32 नंबर से फेल कर जा रहा था, यहाँ क्या है कि 28 नंबर एक्स्ट्रा है इसके पास, यानी 15% का अगर हम बात करें तो कितना वैल्यू है 60। आगे क्या बोला है कि कोई उम्मीदवार 72% अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने अंक प्राप्त किए। 100% का अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना होगा 400। अब इसका 72% यानी क्या 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। या फिर आप 72 का क्या कर सकते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 25% कम है। अब सबसे पहले अगर हम सी को 4 मान ले तो बी हमारा क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार ए क्या हो जाएगा इससे 20% अधिक, यानी कितना 3.6 हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 0.4, कितने पे 4 पे। परसेंटेज का अगर हम बात करें तो कितना होगा 10%, और यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या 49, 6x, x4 और 70 का औसत कितना है 65 है। अब 4 नंबर है तो इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। आगे क्या बोला है कि x+8 और x+12 का क्या चाहिए हमको औसत चाहिए। अब यूनिट डिजिट अगर आप देखें तो 9 + x + 4 + 0, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 13 + x है, यानी x का वैल्यू हमको क्या लेना होगा 0 से लेके 9 के बीच में। अब क्या इसे ऐड करें कि यहाँ यूनिट डिजिट पे 0 है तो x क्या होगा 7 होगा। जब यहाँ हम 7 रखें तो यहाँ क्या मिला हमको 15 और 19, इसके एवरेज का अगर आप बात करें तो कितना होगा 17। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 22,500 रुपए के 2 अलग अलग योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 12.5% और 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल साधारण ब्याज 6425 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को डील करने का बेस्ट तरीका क्या है कि 2 वर्षों के अगर रेट का अगर हम बात करें तो ए के कंडीशन में क्या होगा 25% एंड बी के कंडीशन में क्या होना चाहिए 30%। अब 22,500 का 25% निकालना इजी है या 30%, तो आपका जवाब होगा 30%। अब मान लीजिए कि इस पूरे अमाउंट पे हमको 30% इंटरेस्ट मिला होता तो कितना मिलता 225 में 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा एक जीरो। मिला हमको कितना है 6425 रुपया, यानी अगर डिफरेंस का हम बात करें तो कितने का डिफरेंस है 325 का। ये डिफरेंस क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ए का जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होना था वो कितना होना था 25%, लेकिन हमने कैलकुलेट दोनों का कितना किया है 30%, तो 5% का तो गैप आएगा ही आएगा। 5% का कितना वैल्यू है 325। 100 का अगर हम बात करें तो क्या होगा दोनों तरफ 20 से आप मल्टीप्लाई कीजिए,
इधर जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 दूनी 64 और 1 65, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 6500। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एक दुकानदार 1 किलो वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी दो तरीके का प्रॉफिट बनाता है, एक तो तौलने के टाइम और दूसरा प्राइस के टैगिंग के टाइम। यानी अगर आप इसको लिखें तो 4% लाभ लेकर बेचने का मतलब क्या होगा, 26/25 में बेच रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। प्रॉफिट लेके बेच रहा है यानी प्लस होगा। 940 ग्राम अपने पास से दे रहा है, 940 ग्राम ग्राहक से कितने का पेमेंट ले रहा है, 1000 ग्राम का। यानी जो चीज इसको 940 रुपए का पड़ा होगा उसके लिए ग्राहक से 1000 रुपये ले रहा है। अगर आपको समझने में परेशानी होता है तो आप ऊपर कस्टमर लिख लीजिए और नीचे क्या लिख लीजिए, शॉपकीपर लिख लीजिए। ठीक है, नीचे में जो चीज होता है वो शॉपकीपर का प्राइस होता है, ऊपर में क्या होता है, कस्टमर का प्राइस होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं बोल सकता हूं कि 60 ग्राम का मार्जिन ले रहा है प्रत्येक 940 पे, जबकि प्राइस में अगर हम देखें तो यहाँ से कितना ले रहा है, 4% का। अब 2% वैल्यू हमको पता है क्या है, एक 4% प्रॉफिट और एक दूसरा ये वाला प्रॉफिट। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर इस 94 के जगह पे आप 96 भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/16 मिलेगा। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 6.25%। अब आपको सक्सेसिव निकालने तो आता ही है। एक पे अगर इसको 6.25% का प्रॉफिट है, दूसरे वाले पे 4 है, तो दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्या होगा, 6.25 प्लस में क्या 4, प्लस में क्या होगा 6.25 इंटू में 4 बट्टे में क्या 100। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 10.25 यहाँ से मिल रहा है एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लगभग 2.5 के आसपास। यानी आंसर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, 10.5 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्यों होगा, 6 को हमको 94 से भाग देना था, जबकि हमने दे कितना दिया है, 96 से भाग। अब जब आप डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू मिलेगा। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, इससे छोटा है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बड़ा वैल्यू मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि 10.5 से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाना है तो इसका जो अप्रॉक्स रेशियो है 1:16 है। अब 16 पे जब हम 2 बढ़ा रहे हैं तो 1 पे हमको कितना बढ़ाना चाहिए था, 1/8। यानी अगर हम बात करें कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा कितना बढ़ेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट में जो डिफरेंस आएगा ना, 1/8 96 के ऊपर, यही हमारा क्या होगा, डिफरेंस आएगा। इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 9×8 = 72 एंड 6×8 = 48। यानी नीचे में क्या आया 768, ऊपर में क्या आया 1, अप्रॉक्स में क्या होगा 0.13% के आसपास। यानी इस वैल्यू को आप 6.25 के जगह जब 6.38 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि 442 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। तो एक्चुअली वो बिजली के खंभे को नहीं, वो अपने लेंथ को पार करती है। ठीक है, विपरीत दिशा से चल रही उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन, लंबाई क्या है, सेम है, 17 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब दोनों का लेंथ सेम है तो पहले वाले केस में 13 सेकंड लग रहा है, कब, जब वो 442 मीटर क्रॉस कर रहा है। अब जब लेंथ हमारा दुगुना हो गया तो टाइम हमारा कितना लगना चाहिए, 26। लग कितना रहा है एक्चुअली में, 17। आप बोल सकते हैं कि टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 17 से 26 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, खंबा जो है इसके पास तो कोई स्पीड नहीं है, जबकि दूसरा ट्रेन है तो इसके पास तो स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड जब ये आमने सामने से आ रहे हैं तो क्या होगा, S1 + S2 होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि टाइम इनको कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है यानी स्पीड ज़्यादा हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये स्पीड का, सॉरी, ऊपर वाला हमने क्या लिया है, टाइम। यानी ऊपर वाला हमारा अगर टाइम का रेशियो है तो नीचे वाला हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है। टाइम हमारा 26 लगना चाहिए था, लग कितना रहा है, 17।
यानी स्पीड हमारा 17 होना चाहिए था, स्पीड अभी है कितना 26। कितने का गया था 9 का, यानी आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। कुछ नहीं, हमको HCF निकालना है। HCF क्या होता है कि दो नंबर के बीच का गैप, या तो वो खुद HCF होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। गैप का अगर हम बात करें तो यहाँ का गैप बड़ा है और यहाँ का छोटा है। इसका अगर हम बात करें तो 51 जोड़ेंगे तो 1200 होगा प्लस 110 यानी 161 है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक ही जगह 161 है, यही क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 161 का कोई दूसरा फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कंफर्म हो गए कि यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी अगर हम पहले स्टेटमेंट का बात करें तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है जब ये डाउन स्ट्रीम से तय कर रहा है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम से तय कर रहा है, तो इनके बीच का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1/2 है। अप स्ट्रीम का हम बात करें तो क्या होता है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का बात करें तो क्या होता है x प्लस वाई। x हमको पता है x कितना है हमारा 20, यानी 20 में ऐसा हम क्या जोड़े और क्या घटाए कि गैप हमारा कितना हो आधे घंटे का। अब यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं या फिर y का वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं। y का अगर हम बात करें तो हिट एंड ट्रायल से अगर जाएंगे आप तो यहाँ 4 जोड़ दें, यहाँ 4 घटा दें तो 16 का 1.5 गुना 24 है एंड 24 का 1 गुना 24 होता है। यानी हमको क्या दिखा कि हाफ का डिफरेंस हमको मिल रहा है। बट आप ये सोच सकते हैं कि अगर हिट एंड ट्रायल काम नहीं किया तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक डिराइव प्रॉपर्टी है क्या कि 2f अपॉन में क्या होता है एफ स्क्वायर माइनस में 1 बराबर होगा क्या कि डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। अगर ये 20 जो ओरिजिनल इसका स्पीड है इससे इस 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करे तो कितना टाइम लगेगा 72। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा कि f अपॉन में एफ स्क्वायर माइनस में 1 30 बट्टे में क्या मिल जाएगा 144। 6 से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा 24। f का मान है 5, यानी हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज वैल्यू f यहाँ क्या है f डिनोट कर रहा है परसेंटेज वैल्यू को, और 1/f क्या है इस परसेंटेज का फ्रैक्शन है, यानी 1/5 क्या होता है 20%। अब 20 में जब आप 20% बढ़ा दे या फिर घटा दे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज़ कहाँ से आया कैसे आया, अगर इसको मैं समझाने बैठूं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप सीधा इस रिजल्ट को नोट कर सकते हैं। किसी दूसरे वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी अब हमारे पास क्या है x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला है कि धारा के अनुकूल 39 जाना है। कब, जब हम 2 किलोमीटर नाव की गति को बढ़ा दे, यानी 39 20 तो पहले से है यानी 22 हो गया, प्लस में हम 4 और जोड़ेंगे क्योंकि y का मान हमने यहाँ से 4 निकाला हुआ था। आगे क्या है 30 धारा के प्रतिकूल जाएगा यानी 22 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना टाइम आएगा तो 26 देर है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1:1/2 आवर यहाँ लगेगा, प्लस 18 30 का देखेंगे तो कितना होगा ऊपर में 5 नीचे में 3 आएगा। जब 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होगा 1 घंटा 40 मिनट। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 3 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण की कीमत 50 प्रति लीटर हो जाती है तो दूध का क्रय मूल्य प्रति लीटर क्या है। अब जो ओरिजिनल दूध है इसमें क्या कर रहा है 15 लीटर पानी मिला रहा है जो कि क्या है
फ्री है। यानी अगर पहले जो क्वांटिटी हमारा 3 था, 15 लीटर मिला दिया यानी 45 को 60 बना दिया तो कितना हो गया 4। यानी पहले जो प्राइस हमारा 4 था वो अब कितना हो गया होगा 3। 3 का वैल्यू हमको दिया है 50, 4 का हमको चाहिए। अब एक का अगर हम बात करें तो कितना होगा 50/3, 4 का आप बात करेंगे तो 200/3। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 5 साल पहले बाली और गीता के आयु का अनुपात 3:4 था। 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या है 6:7 है। उनके वर्तमान आयु का अंतर हमको बताना है। गैप आप देखेंगे तो यहाँ भी एक का है और यहाँ भी एक का है। अब ये बात हो रहा है कब 5 साल पहले का 5 ईयर्स अगो, और ये बात हो रहा है कब का 10 साल बाद का 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, इनके बीच के अगर गैप का अगर हम बात करें तो कितने का है 15 साल का। ठीक है, जबकि यूनिट के टर्म में हम देखें तो 3 से क्या हुआ है 6 हुआ है। यानी 3 यूनिट कितने के बराबर है 15 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 5। इनके एज का गैप कितना है 1 ही यूनिट का तो गैप है, यानी आंसर हमारा क्या होगा 5। आप चाहें तो रियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 साल पहले क्या हो जाएगा 3×5 = 15 एंड 4×5 = 20। अच्छा, अब यहाँ से 5 साल बाद जब आप जाएंगे तो इसका 20 होगा, इसका 25 होगा, यानी डिफरेंस जो है ये क्या है कांस्टेंट चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा 5 मार्क किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि सिद्धू एक कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है। उसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 की रेटिंग और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग मिलती है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% और शिक्षण को 45% वेटेज देता है। 10 में से कॉलेज की अंतिम रेटिंग क्या है। अब 9 वाले में से कितना दे रहा है 55%, वेटेड एवरेज हम निकाल रहे हैं। एंड 8 वाले में से कितना दे रहा है 45%। जब ओवरऑल आप निकालेंगे तो 55 × 9 कितना होगा 450 प्लस में 45 यानी 4.95 आ जाएगा। एंड 45 × 8 आप करेंगे तो 90 × 4 यानी 3.6 यहाँ से आ गया। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 3 7 और 95 में 60 जोड़ेंगे तो 155 यानी 8.55 और यही क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि यदि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि D पैरेलल है BC के, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ते वक्त ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। तो पहले अगर हम ट्रायंगल बना ले, वैसे तो दिख रहा है कि ये थेल्स थ्योरम पे आधारित प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इसको बना देता हूँ। ए बी पे क्या है डी एक पॉइंट है एंड बी सी पे क्या है ई एक पॉइंट है, सॉरी ए सी पे क्या है ई एक पॉइंट है। इनको आप मिलाएंगे तो ये क्या हो गए दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब क्या रिलेशन दिया है कि ए डी इंटू ई सी, यानी ए डी पहले हम क्या लिखेंगे कि ए डी अपॉन में ए बी बराबर होना चाहिए ए ई अपॉन में क्या ए सी के। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर में होगा ए ई अपॉन में ई सी के। पहले वाले रिजल्ट में आप डी अपॉन बी सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो पूछा है उसको हम वेरीफाई करेंगे। ए डी इंटू ई सी बराबर है ए ई इंटू डी बी के। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यानी ये सही है। ए बी अपॉन में ए डी, ए सी अपॉन में ए ई के, तो इसको जब आप रिवर्स करके लिख देंगे तो भी ये रिजल्ट मिलेगा, यानी ये हो सकता है। अगला क्या है ए डी इंटू ए ई, ए डी इंटू में ए ई बराबर में ए बी इंटू ए सी। तो तीसरा वाला क्या है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों ए बी हमारा क्या है बड़ा रिजल्ट देगा एंड ए सी भी हमारा बड़ा रिजल्ट देगा। इसको ये बराबर कर रहा है इन दोनों छोटे वाले के मल्टीप्लीकेशन से, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या होगा सी। जब सी हमको गलत मिल गया तो डी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे आप चेक करेंगे भी तो ये सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि 6000 की राशि पर 5 वर्षों के लिए 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज का मूल्य ज्ञात कीजिए। 8.4 को 5 से आप करेंगे तो क्या आएगा 42%। 42 में आपको क्या करना होगा
60 से मल्टीप्लाई करना होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ये 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल होगा। 42 छक क्या होता है, 240 प्लस 12 यानी 252 के ऊपर 1 जीरो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर हम बॉय इस टू गर्ल का बात करें कि बॉय अगर 10 होगा तो गर्ल कितना होगा, 12। कक्षा की कुल संख्या कितनी है, 66, यानी 22 यूनिट का वैल्यू हमको क्या दिया है, 66। आगे क्या बोला है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। जब आप 3 लड़की बढ़ाते, 22 का वैल्यू कितना है, 66, यानी इस 4 के बजाय अगर आप 3 लड़की को ऐड करते तो यहाँ क्या होता, 1 यूनिट ऐड हो जाता। लेकिन हम कर कितना रहे, 4, तो हमको कितना ऐड करना होगा, 4/3, यानी रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 12 36 प्लस 4 यानी 40, और इधर क्या मिलेगा, 30। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3:4। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि दो दोस्त 720 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से शुरुआत की, 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। वे दूसरी बार एक दूसरे को कितने समय के बाद क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। दूसरी बार क्रॉस करने के लिए क्या होगा कि जिसका स्पीड ज़्यादा है वो क्या करेगा, 2 राउंड एक्स्ट्रा लगाएगा, जिसका स्पीड कम है उससे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इनके बीच एक राउंड का अगर गैप होगा तो कितने का डिफरेंस होगा, 720 का। 2 राउंड का बात है, यानी कितना होना चाहिए, 1440 के डिस्टेंस का गैप होना चाहिए। अच्छा, रिलेटिव स्पीड के डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड में इनका कितना डिफरेंस है, 2 मीटर पर सेकंड का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या, सेकंड में आएगा, लेकिन हमको चाहिए किस में, मिनट में। तो 60 से और हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब 120 से जब 1440 को आप भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिनट, और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है, देव कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे हैं। देव ने सुबह 10:20 से यात्रा शुरू की और दोपहर 1:40 पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तय की गई दूरी बताइए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, टाइम के गैप का। अब 10:20 से 1:40 का अगर हम बात करें तो कितना का गैप है, 3 घंटा 20 मिनट का। एक ही ऑप्शन है और यही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 3 घंटे में ही वो 270 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। 20 मिनट में और कितना करेगा, तो 20 बट्टे में क्या होगा, 90, गुने में क्या होगा, 60। यहाँ से कितना आएगा, 30 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ क्या आएगा, 3, 40/3। कहीं मैंने मिस्टेक किया है, एक बार मैं चेक कर लूँ। 20/90, सॉरी, 20 बट्टे में क्या होगा, 60, यानी 20 मिनट को पहले हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ से अब कितना आया, 1.5, यहाँ से आएगा कितना, 30, 270 और 30 को जब आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 300। आई होप आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर मेरे एफर्ट से आपको थोड़ा सा भी चेंज नज़र आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।